हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यावंदर क्लासेस। मैं आपका रविनेश भैया आज लेकर मैं आपके सामने आया हूँ जेईई एडवांस 2025 का जो अभी हुआ उसका पेपर वन जो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के थे, जितने भी आए थे 16 क्वेश्चन आए थे, उसमें से हम सबको डिस्कस करेंगे पेपर वन के। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन था द हीटिंग ऑफ NH4NO2। टेम्परेचर रेंज दे दिया, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं हमें। NH4NO3 का भी टेम्परेचर रेंज दे दिया है, हालांकि वैसे ये एनसीईआरटी में भी गिवन है हमें ये रिएक्शंस। लिखा हुआ इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स X एंड Y। ठीक है, तो जी अगर मैं NH4NO2 को हीट करूं, ठीक है, और हमने NH4NO3 को हीट करना है, जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में जो गैस रिलीज होते हैं उसमें ये है कि पहले वाले से N2 गैस निकलता है और दूसरे वाले से N2O निकलता है। ऑफ कोर्स साथ में H2O होता है दोनों में, वो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जरूरी क्या था जी, हमारे लिए जरूरी था कि N2 और N2O। ठीक है, तो NH4NO2 से N2 निकला, NH4NO3 से N2O निकला, तो क्या होगा आंसर जी, N2 एंड N2O। तो ये तो बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से। अगर देखोगे आप पेपर वन में बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही जो भी रिएक्शन है या थ्योरेटिकल है या फिर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, इनफैक्ट फिजिकल के भी काफी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाई गई है। जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमा। ध्यान रहे, वेवलेंथ को मैक्सिमाइज करनी है हमें। ठीक है, इन द अल्ट्रावायलेट रीजन फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो यार वेवलेंथ मैक्सिमम, अगर मैं बोलूं कि वेवलेंथ हमारा मैक्सिमम हो रहा है, तो क्या मैं ये बात समझूं कि फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट शुड बी मिनिमम। क्यों भाई, पढ़ा था हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो क्या मैं एनर्जी की बात कर सकता हूं जी, एनर्जी भी मिनिमम होगी। क्यों जी, एनर्जी क्यों मिनिमम होगी, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये भी पढ़ा हमने। अब हमें बोला गया है कि अगर हमारा वेवलेंथ मैक्सिमम रखना है, मतलब हमें एनर्जी मिनिमम रखना है यार, इसमें से क्योंकि सेंट्रल एटम देखोगे तो सारे के सारे ऑप्शन में सारा सेंट्रल एटम कोबाल्ट है। ठीक है, तो फर्क क्या पड़ा, एनर्जी चेंज कैसे होगी, सेंट्रल एटम अलग होता तो शायद होती, बट सेंट्रल एटम अगर सेम है तो एनर्जी चेंज कैसे होगा, लिगेंड से। अब लिगेंड या तो सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होता है, अगर मैं बोलूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें हम, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हाई एनर्जी होती है, हाई डेल्टा नॉट, जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड की, तो तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करता है। तो यार अब ये भी एनसीईआरटी में गिवन ही है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड जो इस चारों ऑप्शंस में से मुझे दिख रहा है वो होता है Cn- का, सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर हम NH3 बोल सकते हैं, H2O बोल सकते हैं, और सबसे कम होता है हैलोजन का, Cl- का। तो हमारे पास Cn- की जो लिगेंड की जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो अब देखो कि जी अगर Cn- की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा है, Cn की एनर्जी सबसे ज्यादा। इसका क्या मतलब हो गया कि वेवलेंथ सबसे कम। तुम्हें क्या ढूंढना है, तुम्हें तो ढूंढना है वेवलेंथ मैक्सिमम ना, है ना। अब सोचो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए हमें मिनिमम एनर्जी ढूंढना पड़ेगा, मिनिमम एनर्जी के लिए जो सबसे वीक लिगेंड होगा, तो सबसे वीक लिगेंड इसमें Cl है, सो Cl आ गया, देन H3NH2, देन NH3 एंड देन Cn, तो A शुड बी करेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि Cl सबसे वीक लिगेंड है, और अगर Cl सबसे वीक लिगेंड है तो इसका मतलब सबसे कम एनर्जी होगी, सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमारा ए हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ पैरामैग्नेटिक आयन विथ आयोडाइड आयन इन न्यूट्रल मीडियम इज।
अच्छा, तो इसमें कौन सा जी प्रोडक्ट बनता है? तो सबसे पहले ये सोचो कि ये भी अगेन डी ब्लॉक का है, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन गिवन है, बिल्कुल अच्छे से गिवन है, जाके देखना कि जी KMnO4 यानी कि MnO4 माइनस की हम बात करें, MnO4 माइनस की बात करें और उसको साथ रिएक्शन कराए I माइनस की, तो क्या प्रोडक्ट बनता है न्यूट्रल मीडियम में? सबको इतना तो याद होता है कि एक्वस न्यूट्रल मीडियम में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज MnO2। मैंगनीज का तो सबको याद होता था, ये हमने पढ़ा भी था, बट आयोडीन का भी याद पूछ लिया इन्होंने, क्योंकि ये रिएक्शन गिवन है एक्चुअली एनसीईआरटी में। ठीक है, हमें मैंगनीज का तो याद रहता ही है, वैसे साथ में आता है IO3 माइनस। आप बैलेंस कर सकते हो इसको, बट हमारा आंसर मिल गया कि I माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, IO3 माइनस में। Mn कहाँ चला गया, यहाँ Mn +7 से कहाँ चला गया जी, +4 पे चला गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। I माइनस -1 से कहाँ चला गया जी, +5 पे, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। वही रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल में था। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए था। हालांकि Mn का तो हम याद करते ही हैं, I का भी याद वैसे करते तो I का भी है, बट I की ज्यादातर याद रहती नहीं हमें, बट एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, ओके, तो बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज। हमसे सबसे ज्यादा एसिडिक पूछा गया है, तो अगेन वही कहानी होगी कि हम H+ निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी की भी H, मान लो कोई HA एसिड है और यहाँ से H+ निकलने के बाद जो A- बना, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, मोर स्टेबल का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मोर एसिडिक। अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ A-, तो इसका मतलब ये चीज ज्यादा एसिडिक होगी। वही कहानी करनी है हमें कि हमें H+ निकालना है और फिर देखना है। तो अब यहां से सारे H+ को निकालने के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई नहीं करना पड़ेगा सारे क्वेश्चन में। मैं बी ऑप्शन को उठा रहा हूं। बी ऑप्शन देखोगे अगर, तो मैं यहां पे बना रहा हूं बिल्कुल अच्छे से। ये ठीक है, अब इसमें अगर हमने H+ को निकाल दिया है, यहां से H+ को निकाल दो यहां से, तो क्या बनेगा देखते हैं जरा। ये डबल बॉन्ड और यहां पे कार्बन पे आ जाएगा जी नेगेटिव। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि जो कॉन्जुगेशन देखो कितनी बड़ी हो गई। तो यहां से यहां आएगा अगले स्टेप में रेजोनेंस करने के लिए, क्योंकि डबल सिंगल लोन पेयर है ना। ये जो रेजोनेंस है यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है डबल, सिंगल और लोन पेयर का, तो जब ये लोन पेयर उठ के यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ चला आएगा। तो जब इससे इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा, ये यहाँ कार्बन और ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया जी नेगेटिव। अब देखो कितना बढ़िया बन गया, क्योंकि ये नेगेटिव बन गया। अब जरा इस चीज को देखो, इसके अंदर की बात करो, यहाँ पे इसमें अगर देखोगे तो अगेन साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है क्या, डबल सिंगल डबल, सॉरी लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे इसमें, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो वो कितना आएगा, 6, विच मेक्स दिस एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसके एरोमेटिक बनने के कारण ये बहुत स्टेबल हो जाएगा। हेंस ये वाला जो ऑप्शन था यानी कि बी ऑप्शन, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इसमें H+, क्योंकि इससे H+ जब निकलेगा तो जो कंपाउंड बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। यही एनालॉजी यहाँ पे दिया था मैंने कि अगर H+ निकालने के बाद जो चीज बचता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। सिमिलरली यहाँ से H+ निकला तो यहाँ से जो कंपाउंड बना वो एरोमेटिक बन गया, विच इज वेरी वेरी स्टेबल, इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। बाकी कंपाउंड में देख लो ऐसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो फोर्थ का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ में रिगार्डिंग दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो भी हमने पढ़ा है, एनर्जी लेवल ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज और आर। तो इसमें से इनकरेक्ट पूछना है, बताना है। तो सबसे पहले तो जी हमें पास क्या है, Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा देख लेते हैं। वैसे तो नियन नोबल गैस होता है, ठीक है, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर तो 0 ही होनी चाहिए, बट हम चेक कर लेते हैं कैसे करते हैं जी। याद करो हमने क्या बनाया था यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो MOT के हिसाब से याद करो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s,
सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और क्योंकि नियर है इसमें हम ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग तो कराएंगे नहीं इस पे मिक्सिंग, तो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूं, ठीक है। दिस इज pi 2px, pi 2py, sigma 2pz. This is pi star 2px, pi star 2py, सिग्मा स्टार 2pz। आई होप सबको ये पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे हम बनाते हैं। अब इसमें अगर मुझे देखना है Ne2 का, मैं Ne2 की बात कर रहा हूं, तो Ne2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? नियन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नियन की बात करो, नियन की कॉन्फ़िगरेशन 2,8 10 होता है। तो Ne2 में कितना होगा? अगर मैं Ne2 की बात करूं तो उसमें 20 हो जाएंगे। फिल करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 फिल कर दिया हमने। अगर तुम इसमें चेक करोगे और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो याद करो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हुआ करता था जी, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। दिख रहा है 10-10 है, पूरे फुल है। तो अब अगर 0 आ गया तो ये तो करेक्ट हो गया। हमसे क्या पूछा? इनकरेक्ट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, याद रखना ये ऑप्शन करेक्ट है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बट हमें इनकरेक्ट पूछा है, वो ध्यान रहे हमें। चलो आगे देखते हैं। The highest occupied molecular orbital यानी होमो of F2 is sigma type। अच्छा, F2 का बनाना पड़ेगा अब हमें। F2 के लिए देखते हैं। तो F2 के लिए कुछ भी नहीं करना। अगर हमने Ne का बना लिया है और ये तुम्हें समझ में आ रहा है दिस इज फॉर नियन, तो फ्लोरीन के लिए क्या होगा? अगर मैं F की बात करूं तो क्या होगा? 2,7 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 18 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यही तो हुआ। 18 चेक करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब ये किसका फिगर बन गया? अब ये एनी ना रह के क्या बन चुका है? ये बन गया F2। ये तो करना था, ठीक है। तो क्या बोला है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? वो तो ये दिख रहा है जी, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। Is it sigma? No, it's not sigma. ठीक है। So this option is incorrect. This is incorrect. ठीक है। Third, bond energy of O2 plus is smaller than the bond energy of O2। अच्छा, ये देखना पड़ेगा O2 plus और O2 का। तो अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर O2 के लिए, तो वो होता है जी 2, और O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालोगे तो वो आएगा 2.5, और वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकल जाएगा बहुत सिंपली। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है जी? 2.5 इसका ज्यादा है। अगर इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। तो यानी O2 प्लस की जो बॉन्ड एनर्जी होगी, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी दैट वुड बी ग्रेटर देन O2। क्यों? क्योंकि इसकी 2.5 है और इसकी 2 है, तो बॉन्ड एनर्जी O2 प्लस की ज्यादा होगी। इन्होंने क्या पूछा है? द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर। नहीं, O2 प्लस की तो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, यानी कि ज्यादा बॉन्ड बने एनर्जी ज्यादा होगा ना, इसमें कम बॉन्ड बने हैं, ठीक है। तो ये दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। तो सबसे पहले इनकी बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि Li2 और B2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है। दोबारा एक बार हम चेक करते हैं। तो लिथियम की अगर मैं देखूं 2,1, बोरॉन का अगर मैं देखूं 2,2, एक सेकेंड, हमें S2P6 में नहीं लिखना, हमें KLM में लिखना है।
दिस इज 2,3। ठीक है, अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, लिथियम में जी, लिथियम में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, और बोरॉन में कितने हो गए जी 5 हो गए। अगर मैं इसका एमओटी का डायग्राम बनाऊं, सेम कहानी, तो देखोगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करूं तो कितने फिल करने जी 6, क्योंकि 3 है ना लिथियम के पास, और ये Li2 की बात आ रहे हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो तो क्या आएगा जी, 4 - 2/2 विच इज 1। तो Li2 की बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रही है। चलो जी B2 का देखते हैं। बोरॉन के लिए अगर मैं बनाऊं सेम डायग्राम, बोरॉन में कितने हो जी 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। B2 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं Li2 की बात कर रहा था। तो ये 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हो गया। तो इसका अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली दोनों के बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आ गई। अच्छा तो भैया फिर तो हम कैसे बताएं, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखते, बॉन्ड ऑर्डर जिसकी ज्यादा होती है ना उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बट यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है, सेम आ गया। तो क्या करें, तो अब देखते हैं जी B2 की बात करें अगर हम बोरॉन की, तो दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड है। Li2 की बात करें तो दोनों Li के बीच में एक एक बॉन्ड है। यार ये बताओ साइज के हिसाब से कौन सा, बोरॉन की साइज छोटी होगी या लिथियम की साइज छोटी होगी। ठीक है, अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, यहां लिथियम होता है, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, तो अगर इस पीरियोडिक टेबल में हम बात करें, हम राइट साइड जा रहे होते हैं तो साइज छोटी होती है, यानी बोरॉन की साइज जो है वो छोटी होती है, और अगर बोरॉन की साइज छोटी होती है तो B2 स्मॉलर साइज का होगा। ठीक है, अच्छा तो अगर B2 स्मॉलर साइज का हो गया किससे, Li2 से, क्योंकि Li और बोरॉन की साइज देखिए तो बोरॉन की साइज छोटी होती है। तो मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 बोला है लार्ज, तो सही बात है, B2 की लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो सेम ही आ रहा था बट हमने साइज से देखा फिर। ठीक है, तो यार जो लार्ज आया Li2 का, तो ये तो करेक्ट हो गया, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बट हमसे पूछा क्या गया, हमसे तो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा जी, आंसर होगा बी और सी। ठीक है, तो बस ये स्ट्रिक्टली मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर तुमने पढ़ा होगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आखिरी का सवाल ये बोरॉन वाले में हमने साइज भी एक बार देखना पड़ा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा था। ठीक है, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, द पेयर ऑफ डाईमैग्नेटिक आयंस इज। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये स्ट्रिक्टली आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन याद है बेटा तो होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद होगा, कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी से याद होगा। एनसीईआरटी में देखो ये डायग्राम बना रखा है, ये टेबल बना रखा है इन्होंने, और सबकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी से उठाया मैंने। अब तुम सोचो हमें किसका किसका जानना है, हमें La+3 का जानना है जी। La+3 की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, तो La+3 की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं, La यहाँ है La+3 के 4f0 आ रहा है, तो दिस इज 4f0। चलो जी Ce+4 की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। Ce यहां दिख रहा है, Ce+4, Ce+3 है। ठीक है, तो Ce+4 क्या होगा, 4f0। ठीक है, तो Ce+4 इज 4f0, तो यहां पे ये आ गया 4f0। फिर से Yb+2 की अगर हम देखें तो Yb कहां गया जी, Yb ये रहा Yb+2 का अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन Yb+2 ये रहा, और ये 4f14, तो Yb+2 इज 4f14। सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं। अच्छा, उसके बाद आया हमारा Lu+3। अब Lu+3 देखते हैं, Lu ये रहा। अगर Lu+3 की बात करूं मैं तो 4f14 दोबारा, तो Lu+3 की 4f14। ठीक है,
तो हमें ये जरूरत पड़ा था, हमें इसका जरूरत पड़ा, और ये 4 तो मैंने देख लिया। 5वां जी क्वेश्चन में क्या है? 5वां है La+2। ऑफ कोर्स La+3 अगर 4f14 है तो La+2, तो ये तो 4f1 हो जाएगा ना, 4f0 यहाँ पे। तो देखो La+2 की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये क्या क्या आ रहा है? 5d1। ठीक है, La+2 हमारा 5d1। अब उसके बाद है Ce+3। सिमिलरली Ce+3 में 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो C+4 में, C+3 में एक इलेक्ट्रॉन तो आएगा कहीं ना कहीं, D में आया, F में आया। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है जी इन्होंने? Ce+3 का 4f1, तो Ce+3 का हमने लिख दिया 4f1। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कौन सा है? YB+3। YB+3 का अगर मैं देखूं तो YB के लिए +3 के लिए 4f13, दिस इज 4f13। वो भी यहां से समझ में आ रहा था, YB+2 अगर 4f14 है तो YB+3 में तो कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो अब Lu+2 फिर से Lu+3 4f14 था, तो Lu+2 देखो 5d1, तो दिस इज Lu+2 इज 5d1। ठीक है, हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा जी डाई मैग्नेटिक कौन कौन सा होगा। तो डाई मैग्नेटिक के लिए हमें क्या चाहिए? या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 चाहिए बेसिकली, तो या तो फुल्ली फिल्ड हो या तो कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो। ठीक है, तो 4f0 ये है, बिल्कुल डाईमैग्नेटिक है, ये करेक्ट है। ये भी डाईमैग्नेटिक है, ये भी डाईमैग्नेटिक है, ये भी डाईमैग्नेटिक। इसमें देखो 5d1 नहीं, डी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये डाईमैग्नेटिक नहीं हो सकता, इट हैज टू बी पैरामैग्नेटिक। सिमिलरली विद दिस एंड दिस। तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, यानी La+3 एंड Ce+4, यानी A इज करेक्ट। YB+2 एंड Lu+3 एज वेल, यानी B इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो सिमिलर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इस टेबल पे आ गया। या तो आपको कॉन्फ़िगरेशन अगर याद है, ठीक है, LA हम थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में तो याद करते थे। ठीक है, तो अगर आप, क्योंकि देखो अगर तुम सोचो ध्यान से, तो हमें पूछा गया है सिर्फ 4 टाइप के एटम्स का। कौन कौन से एटम का? देखो ना, LA का पूछा, CE का पूछा, YB का पूछा और इसका पूछा, बस ये 4 पूछा है। वैसे भी हम स्टार्टिंग और एंड के तो देखते थे, क्लास में भी हमने देखा है इनके कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर तुम्हें इनका याद है, उसके बाद तो मतलब और किसी का पूछा भी नहीं, चेंज करते गए बस, +2 +3 +3 +4 +2, यही तो किया है बस। ठीक है, तो हो जाएगा। अगर आपको मतलब क्वेश्चन देख के हो सकता है थोड़ा लगे कि कितने सारे हैं, बट हैं एक्चुअली सिर्फ 4, इसमें 4 एटम है, उसी के कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना था। ठीक है बेटा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज A एंड B। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर। तो पहला HBr डाला हमने इसमें, तो यार ये तो खैर बहुत सिंपल क्लास के क्वेश्चन है। HBr, वो भी इनिशियली जब हम इजी क्वेश्चन कर रहे थे तब कब आता है, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। तो बस Br लग गया है कि यहाँ पे एक H लगेगा और एक Br लगेगा। H तो दिखाने की जरूरत है नहीं, बस Br लगा दिया। आगे देखते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि फिंकरस्टीन रिएक्शन किया और श्वार्ट्ज रिएक्शन करा। ठीक है, तो पहले वाले में फिंकरस्टीन रिएक्शन करा और दूसरे वाले में श्वार्ट्ज रिएक्शन करा। ठीक है, तो जी क्या क्या बनेगा? तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में अगर हम देखें तो हम Br के बदले F लगा देते हैं। ठीक है, और अगर हम फिंकरस्टीन की बात करें तो हम इसमें I लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है कि जो CX बॉन्ड लेंथ इन P, Q एंड R फॉलोज द ऑर्डर Q, R एंड P। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है? तो सबसे पहले P क्या हो गया? P अगर देखा जाए तो P था हमारा, मैं इससे P जो हमारा होगा दैट इज Br। P के साथ का मतलब है ये Br है। Q की बात करूं मैं तो वो आयोडीन है, और अगर मैं R की बात करूं तो वो F है। ठीक है जी, अब मुझे बताओ कि इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ किसका होगा? तो जी अगर मैं देखूं तो R यानी कि CF वर्सेस CBr वर्सेस
Ci, ठीक है। तो जो अनायन की साइज जितनी छोटी होगी, फ्लोरीन, ठीक है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, तो हमारे पास जो साइज है इसमें क्या इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला Q, R और P, ठीक है। Q का क्या मतलब हो गया, यानी आयोडीन, ये बोल रहे हैं जी आयोडीन सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड लेंथ पूछा है, आयोडीन की बॉन्ड सबसे बड़ी होगी। फिर उन्होंने बोला जी आर कौन सा है, फ्लोरीन। तो ये बताओ, अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन सबसे बड़ा साइज का है, तो ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है आयोडीन सबसे बड़ा साइज जो होगा इसका आयोडीन का है, इसलिए आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा लंबी होगी। लेकिन फ्लोरीन तो सबसे छोटा साइज का है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे छोटी होने वाली है। और इन्होंने क्या बोला है, क्यू के बाद आर डाल दिया है, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं R और P की बात करूं, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से, तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी होगी, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो ये तो गलत है जी, ए ऑप्शन तो गलत है, हमसे करेक्ट ही पूछा है, यस हमसे करेक्ट पूछा है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। CX बॉन्ड इंथैल्पी, अब इंथैल्पी की वही सेम कहानी, जो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा पास होगा उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी बॉन्ड होगी, तो बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला आर सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी इंथैल्पी वो आर की होगी, फिर इन्होंने बोला है जी पी की होगी, और फिर इन्होंने बोला है क्यू की होगी। हाँ तो देखो ना, सी एफ सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ का है, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद बी आर और फिर आई, तो यानी कि आर के बाद आना चाहिए पी, फिर आना चाहिए क्यू, यही तो है, यही हमने लिख दिया है, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा सीएफ का, फिर सीबीआर का, फिर सीआई का। और वही तो इन्होंने बोला भी है, बॉन्ड एंथैल्पी पी क्यू आर फॉलोज आर पी क्यू, आर यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर हमारा ब्रोमीन आएगा, फिर हमारा आयोडीन आएगा। सही बात है ये, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 reaction in PQR follows the order PR and Q। SN2 सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो मुझे इतना पता है कि सबसे खराब जो SN2 होगा वो तो फ्लोरीन में होगा, ठीक है, बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप होता है। अगर हम देखें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप तो आयोडीन था, फिर ब्रोमीन था, फ्लोरीन तो सबसे खराब होगा, तो QPR टाइप्स कुछ आंसर होना चाहिए। और इन्होंने क्या बोला, P सबसे ज्यादा बोल दिया इन्होंने, P का ब्रोमीन का, लेकिन सबसे ज्यादा SN2 होता है आयोडीन में। फिर R, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, क्यों, R तो बिल्कुल नहीं होगा ना, बेंजीन के साथ लगा होता है, तो फ्लोरीन फिर भी ज्यादा फोर्स SN2 करता है, बट नॉर्मल साइक्लोएल्केन की हम बात करें तो उसमें फ्लोरीन के साथ SN2 अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यानी इन्होंने तो आर लिख दिया, और सबसे आखिरी में होना चाहिए था, और बीआर और आयोडीन में भी आयोडीन की ज्यादा होनी चाहिए थी बीआर से, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट बोला कि जी pKa वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, फिर से वही बात, कॉन्जुगेट एसिड मतलब H+ निकलने के बाद वही कहानी देखेंगे, ऑफ द लिविंग ग्रुप इन PQR follows the following order। अच्छा, तो सबके लिविंग ग्रुप देखते हैं पहले, P का क्या होगा, तो P की जो लिविंग ग्रुप होगी, P के लिए जो लिविंग ग्रुप होगा वो होगा Br, Q के लिए जो लिविंग ग्रुप होगा वो होगा I, और R और R के लिए जो लिविंग ग्रुप होगा that would be F। अब इस सब की कॉन्जुगेट एसिड, तो Br की कॉन्जुगेट एसिड, इसका अगर हम कॉन्जुगेट एसिड का बात करें तो कॉन्जुगेट एसिड Br के लिए HBr हो गया जी, इसके लिए कॉन्जुगेट एसिड HI हो गया, इसके लिए कॉन्जुगेट एसिड HF हो गया। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं इन सब में, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं मैं इन तीनों में, तो मुझे पता है HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फॉलोड बाय HBr, देन एक्चुअली HCl, बट HCl है नहीं यहाँ, तो हम HF लिख देते हैं यहाँ पे, ये है। और अगर ये इसका एसिडिक ऑर्डर है तो Ka का ऑर्डर भी यही होगा, लेकिन pK का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, pK का ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो pK सबसे ज्यादा किसका होगा, HF का। ओके, इन्होंने क्या बोला है, pK का ऑर्डर दिया है और किसका डाल दिया, R इज HF, बिल्कुल सही। फिर Q एंड देन P, R के बाद HF के बाद क्या था, HBr था, तो ये HF था, तो Q क्या है, HI है, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, Q तो HI हो गया ना, कि क्या था, Br था, देखो ना यहाँ पे सबसे ज्यादा pK इसका HF का, pK की बात कर रहा हूं मैं, फिर HBr का, फिर HI का, और इन्होंने HF को पहले तो रखा HF, लेकिन दूसरा इन्होंने HI रख दिया, वो नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ एक ऑप्शन सही है, हालांकि शायद ये मल्टीपल करेक्ट था, बट ऑप्शन बी होगा सिर्फ आंसर, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल इलेक्ट्रो का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है जी, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस एसिडिक मीडियम इज रिड्यूस्ड टू Cr+3। अगर किसी ने एनसीईआरटी भी पढ़ा है ना अच्छे से, तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और उसमें डाल रखा है उन्होंने, बोल रखा है जी डाइक्रोमेट एंड Cr2O7 2- से हम कहाँ जा रहे हैं, Cr+3 में। ये बिल्कुल रिएक्शन से क्वेश्चन भी है, अगर ध्यान से जाके देखना। मैं इसको बैलेंस करता हूँ पहले, 2 यहाँ लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 7H2O, यहाँ पे मैंने लिख दिया 14H+, ठीक है, और इधर +6 चार्ज है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 और 2 8 और 6, ये हो गया। तो ये हो गया बैलेंस्ड। अब इन्होंने बोला है द करंट that flows through the cell for 48.25 minutes to produce 1 mole of Cr+3। तो इसका जी 1 मोल बनाना है अपने को। तो अगर मैं बताऊं इसका 1 मोल होगा, सिंपल सी कहानी है, ठीक है, अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका कितना मोल होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के हो जाएंगे 3 मोल। अरे इसके 2 मोल में इसका 6 था तो इसका 1 होगा तो इसका 3 मोल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के जी हो गए 3 मोल्स। तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वी हैव गॉट 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पे चार्ज होगा 3F का, 3F कूलम का चार्ज होगा 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इन्होंने क्या बोला है, करंट निकालना है, ठीक है। अच्छा चार्ज क्या होता है, करंट इज इक्वल टू I टाइम्स T होता है, बहुत सिंपल होता है ये, ठीक है। और चार्ज हमने पता है 3F है, यानी कि 3 और F की वैल्यू बोल रखा है, ये लेना है 3 × 96500 इक्वल्स टू I विच इज 48, सॉरी I तो निकालना, टाइम इज 48.25, तो 48.25 × 60 क्योंकि मिनट्स में है इनटू I, ठीक है। तो हम यहां से I निकाल लेंगे, ठीक है। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 96500 अपॉन 48.25 × 60, ये ठीक है। तो ये सवाल है, इसमें सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका 100 एम्पियर। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना था, हमें बोल दिया गया था जी Cr+3 जा रहे हैं, कहां से, क्रोमेट से, Cr+6 से, ये +6 पे है, +6 से +3 जा रहा है, और क्योंकि 2 क्रोमेट और 6 इलेक्ट्रॉन खा के जा रहा होगा, लेकिन हमें इसका 1 मोल बनाना है तो हमें इसका 3 मोल लेना पड़ेगा। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 3F चार्ज, 3F कूलम और Q इक्वल्स टू IT कर दिया, Q का वैल्यू पता था, T का वैल्यू पता था, I की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये 100 एम्पियर्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बोला का एट 25 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन 10⁻³ -3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। मतलब HA एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁻3, ठीक है। अच्छा अगर ये HA एसिड टूटता है तो किस में टूटेगा जी, H+ में और A- में। और इन्होंने इसका जो Ka का वैल्यू दे रखा है दैट इज गिवन एज 4 × 10⁻⁻11, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये 10⁻³ मोलर है और ये T इक्वल्स टू 0, मैं ऐसे देखता हूँ कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। अगर ये 10⁻³ - x कुछ टूट गया तो इसका कुछ x बनेगा और इसका कुछ x बनेगा। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ लिखोगे concentration of H+ into concentration of A- upon concentration of HA should be equal to K, ये लिखोगे करेक्ट। अब यहां से अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा x² अपॉन 10⁻³ - x इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻11, और क्योंकि Ka की वैल्यू बहुत ही छोटी है तो वी कैन गो फॉर अप्रोक्सीमेशन, हाउएवर वी कैन चेक इट लेटर। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लूं और मैं बोलूं कि 10⁻³ - x को अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ - मान लो, लेट्स से मैंने ये बोल दिया, तो क्या आ रहा है यहां से मैं देखूंगा आएगा x² अपॉन 10⁻³ इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻11, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻7। अब जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें लगेगा बढ़िया, ये तो x × 2 10⁻⁷ था, तो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है।
तो मजा आएगा, मार्क भी करके आ जाएंगे और बहुत लोगों ने मार्क कर भी दिया होगा, ठीक है। पर ध्यान रखना, हमने क्लास में पढ़ा था, याद करो, ऐसा कुछ टाइप 6 टाइप 7 करके हम क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। जो भी वीएमसी के स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। और चलो नहीं भी पढ़ा था तो अभी समझ लो कि x की वैल्यू अगर 2 × 10⁻⁻⁷ है, इसका मतलब H+ बहुत कम आ रहा है। किससे? एसिड से। अगर एसिड से H+ बहुत कम आ रहा है तो क्या हमें पानी से जो H+ आता है उसको कंसीडर करना चाहिए? क्योंकि पानी से जो H+ आता है वो भी 10⁻⁷ के रेंज में ही आता है, तो हो सकता है हमें पानी से आता हुआ H+ को भी कंसीडर करना चाहिए था यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि क्या अप्रोक्सीमेशन जो भैया आपने लिया वो सही लिया कि 10⁻³ - x को 10⁻³ लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना। x की वैल्यू देखो कितनी छोटी आई है, 10⁻7 के पावर में और 10⁻3, तो 10⁻3 के रेस्पेक्ट में 10⁻7 को हम नेग्लेक्ट तो कर ही सकते हैं, तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बट क्योंकि x की वैल्यू इतनी कम आ गई, हमने क्लास में पढ़ा था कि अगर H+ एक्सटर्नल 10⁻⁻6 से छोटा होता है देन कंसीडर H+ फ्रॉम वाटर। ये हम क्लास में पढ़ाते हैं, याद हो सबको, तो करते हैं कंसीडर जी। अगर पानी कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका मतलब Ha जो टूट रहा है वो टूट रहा है H+ और A- में, साथ में एक और रिएक्शन हो रहा होगा और वो रिएक्शन हो रहा होगा पानी का। पानी टूट रहा है जी H+ और OH- में। इसकी जो K की वैल्यू है वो 4 × 10⁻⁻11 है और इसकी K की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻14 विच इज Kw। अब इसकी कंसंट्रेशन T = 0 पे अगर मैं 10⁻³ मानूं तो T = इक्विलिब्रियम पे 10⁻³ - x, यहां से बनेगा जी x, यहां से बनेगा x। लेकिन ये रिएक्शन भी चल रहा होगा, इसका भी रिएक्शन हो रहा होगा, और इसमें अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो ये होगा, इस रिएक्शन अगर y टूटा ये बनेगा y और ये y। लेकिन क्योंकि दोनों में H+ कॉमन है तो अगर पानी से H+ y बन रहा है और एसिड से H+ x बन रहा है तो सोल्यूशन में जो H+ होगा वो x+ y होगा। तो यहाँ पे हमें y + x + y करना पड़ेगा और यहाँ पे भी y + x करना पड़ेगा। ध्यान रहे इस चीज का, एक ऊपर से आया और एक, यानी y जो आ रहा है वो पानी से आ रहा है और जो x आ रहा है वो एसिड से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हमने ये सॉल्व कर लिया तो फिर तो हो गया, फिर तो 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल आएगा। जैसे पहले इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो मुझे पहले क्या लिखना चाहिए कि जी कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA इक्वल्स टू KA, और दूसरा लिखना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- शुड बी इक्वल टू KW, ठीक है। अब हम सबको वैल्यूज पुट करते हैं, बस कुछ भी नहीं बचेगा इस क्वेश्चन में। बोलेगा जी x + y इंटू, पहले वाले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, A- की वैल्यू इज x अपॉन HA की वैल्यू 10⁻³ - x, तो इसका यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में ले रहा हूं 10⁻³ मान रहा हूं, ठीक है। तो ये इसके फिर से अप्रोक्सीमेशन ले लोगे, इसको क्या मानोगे अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻3, ठीक है। और बाद में एरर चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। और इसकी वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁻11, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन है, या इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन लिखता हूं कि x × x + y इज 4 × 10⁻⁻14, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आएगा यहां से H+ इंटू OH- से, तो H+ की कंसंट्रेशन है जी x + y और OH- की कंसंट्रेशन है जी y विच इज इक्वल टू 10⁻⁻14, ये हमारा है जी दूसरा इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक है, तुम्हें दोनों सॉल्व करने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, कि तुम्हें x और y निकालना है ना, अगर तुम ये सोच रहे हो। बट x और y निकाले करोगे क्या, x और y निकाल के भैया हम x + y निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें x+ चाहिए। सो एक्चुअली तुम्हें क्या चाहिए, x और y इंडिविजुअली नहीं चाहिए, तुम्हें x + y चाहिए सिर्फ, क्योंकि x + y ही H+ और H+ ही pH देगा। तो x + y के लिए यू जस्ट हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ऐड कर दो तो ये आ जाएगा x + y का होल स्क्वायर इज 5 × 10⁻⁻14,
तो यहां से x प्लस वाई विच इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये आ गया √5 इंटू 10⁻⁻⁻7। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो √5 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 2.24 के आसपास आएगा इंटू 10⁻⁻⁻7। तो जो आंसर होगा वो होगा 2.24। मैं एक बार, क्योंकि लंबा क्वेश्चन लग रहा था हमें, तो एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले हमने एसिड लिया Ha और हमने बोला वो टूटेगा, तो टूटा तो वो बहुत कम। अगर वो बहुत कम टूटा तो हमें नहीं लगा कि ये तो आंसर उतना सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी से भी तो H+ आएगा, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। जब हमने कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें Ha और पानी की दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की कहानी आ गई, तो यहाँ से ये आ गया। हालांकि बहुत फर्क नहीं पड़ा, एक 2 आ रहा था, एक 2.24 आ रहा था, बट हमारे आंसर में फर्क पड़ जाता क्योंकि हमें सेकंड 2 डिजिट तक लिखना होता था आंसर, वो फर्क पड़ जाता है। हालांकि पीएच में इतना फर्क नहीं पड़ा है, देखो तो। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो मतलब मैकेनिकल सा क्वेश्चन है कि जी इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्या बोला है इसमें? द मोलर वॉल्यूम ऑफ वैन डर वाल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाई वैन डर वाल इक्वेशन, जो भी दे रखा है। बोला गया द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ Vm स्क्वायर टू द कोफिशिएंट ऑफ Vm। अच्छा, तो यार पहले तो हम वैन डर वाल इक्वेशन तो लिख लें। वैन डर वाल इक्वेशन में लिखूंगा तो P प्लस A/Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस B इक्वल्स टू RT। याद करो, यही तो था, है ना। अब अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करें थोड़ा तो ये आएगा P टाइम्स Vm प्लस A/Vm माइनस AB/Vm स्क्वायर। ठीक है, तो P को हमने Vm सिंप्लाई कर दिया, P को, अच्छा ये किया नहीं हमने, माइनस PB, तो PVm आ गया, PB आ गया, A के साथ आ गया और A के साथ आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू RT। ठीक है यहाँ तक। अब हमें Vm, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम Vm स्क्वायर लेते हैं पूरा, तो ये आ जाएगा PVm क्यूब प्लस AVm माइनस AB माइनस PBVm स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू RT। तो मैं क्या किसी कोफिशिएंट निकाल रहा हूं Vm स्क्वायर का। तो देखो यहाँ पे माइनस PBVm स्क्वायर और Vm स्क्वायर हो जाएगा तो RT भी आ जाएगा, तो माइनस ऑफ Vm स्क्वायर, तो क्या बचेगा ये PB प्लस RT, PB प्लस RT। ठीक है, ये Vm स्क्वायर का हो जाएगा कोफिशिएंट। अब अगर मैं Vm की कोफिशिएंट की बात करूं तो ये AVm है प्लस AVm, ठीक है, और माइनस AB। ठीक है, तो ये आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगर मैं Vm स्क्वायर की कोफिशिएंट देखूं, कोफिशिएंट ऑफ Vm स्क्वायर वो आ रहा है माइनस ऑफ PB प्लस RT, और कोफिशिएंट ऑफ Vm देखूं तो वो आ रहा है A। क्या सॉल्व करना है जी, हमें क्या निकालना है? हमें बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ Vm स्क्वायर टू द कोफिशिएंट ऑफ Vm। ठीक है, तो यानी कि हमें निकालना है माइनस ऑफ PB प्लस RT अपॉन A की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए माइनस पुट करते हैं यहाँ पे P। अब देखो प्रेशर क्या लोगे जी तुम, 300 ATM, तो ये हो गया 300 इंटू B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.06 प्लस RT, R क्या है जी? R बोला है 0.082 लेने के लिए इन्होंने, तो 0.082 ले लो। और टेम्परेचर क्या है जी? टेम्परेचर इज 300 केल्विन, तो ये हो गया 300 केल्विन, और इससे भी हटा दो। अब डिवाइडेड बाई A की वैल्यू क्या है जी? 6, ये, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो आएगा -7.1,
ये तुम्हारा आंसर होगा। दिस इज -7.1 क्वेश्चन बटन का। ठीक है, तो कुछ था नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था, बस इक्वेशन पता होता उसका, तो बस इसको ओपन करना है और कोफिशिएंट निकालने, मतलब मैथ का क्वेश्चन है, अगर इक्वेशन दे दिया जाए तो कुछ बचा भी नहीं, वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, consider ideal gas behavior. The expansion work done for when 144 grams of water is electrolyzed completely under the constant pressure at 300 Kelvin. तो हमें पानी को इलेक्ट्रोलाइज करना है। ठीक है, तो अगर तुम पानी को इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो क्या बनता है जी, H2O अगर लिक्विड है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो बनता है जी H2 प्लस हाफ O2, यही तो बनता है। तो पॉइंट ये है कि 1 मोल पानी से 1 मोल H2O gives 1.5 moles of gas, isn't it? ये तो है। ठीक है, अब तो पहले बताओ मोल्स ऑफ वाटर कितना है। मोल्स ऑफ वाटर है कितना, 144 ग्राम्स ऑफ वाटर है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर अगर मैं निकालूं, मोल्स ऑफ वाटर जैसे अगर मैं मोल्स ऑफ H2O निकालूं तो वो क्या होगा, 144 डिवाइडेड बाई 18, यही तो होगा। ठीक है, 144 डिवाइड बाई 18, तो ये कुछ 8 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 8 मोल है पानी का। अगर पानी का 8 मोल है यानी 8 मोल ऑफ वाटर गिव्स, तो कितना होगा 8 इंटू 3/2। ठीक है, तो ये आएगा 12 मोल्स ऑफ गैस। तो गैस का मोल्स है जी 12, और बोला है कांस्टेंट प्रेशर पे, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ठीक है, और तुमसे वर्क डन पूछा है जी W, क्या होगा P एक्सटर्नल डेल्टा V करते थे वर्क डन। ठीक है, और क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और हमें इसको अगर मैं देखूं तो मैं लिखूंगा, अब सोचो वर्क डन P डेल्टा V को लिख सकते हो ना, NR डेल्टा T। एक सेकेंड, देखो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो ये एक्सटर्नल प्रेशर होगा। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि ये जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, ये कब रुकेगा, जो फाइनल प्रेशर होगा वही तो होगा एक्सटर्नल प्रेशर। तो यानी फाइनल प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, NRT बाई V। ठीक है, अरे PV इक्वल टू NRT से ये तो लिख दिया NRT बाई V। अच्छा डेल्टा V क्या होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ लिक्विड था। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम लिखना है, तो फाइनल वॉल्यूम यानी कि V फाइनल, और ये भी V फाइनल ही था। ठीक है, तो वॉल्यूम तो कैंसिल ही हो गया, बच क्या गया N। मोल्स कितने हैं गैस के जी, गैस के मोल्स ही है, मोल्स कितने हैं जी 12 इंटू R इज 8.3 एंड टेम्परेचर इज 300, बस इतना। ठीक है, और इसको किलो जूल में निकालना है, तो ध्यान रहे हम जो यहां से निकालेंगे वो जूल में आएगा, ये दिस इज जूल। ठीक है, तो जो किलो जूल में अगर लिखोगे तुम तो इसका आंसर आएगा 29.88 इन किलो जूल। सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड कर देना, क्यों, क्योंकि किलो जूल में, ये जूल में आएगा, ध्यान रहे। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी 29.88। क्लियर है, बस मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रहे। ठीक है, ओके, अब next is 12th. The monomer involved in the synthesis of nylon 6,6 gives positive carbylamine test. If 10 moles of X is analyzed using Dumas method, ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि नाइट्रोजन कितना, अगर याद करो नाइलॉन 6,6 में तुम्हें इतना भी अगर याद है कि इसमें 2 N होते थे, एक यहाँ कार्बन लग के इधर भी एक N, इधर भी एक N, अगर तुम्हें ये याद है कि नाइलॉन 6,6 के लिए 2 N होते थे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 1 मोल ऑफ मोनोमर 1 मोल ऑफ मोनोमर 1 मोल ऑफ monomer contains 2 moles
ऑफ N। अब बोला इफ 10 मोल्स ऑफ X, अगर 10 मोल है मोनोमर का, यानी कि 10 मोल्स ऑफ मोनोमर विल कंटेन 20 मोल्स ऑफ N। ठीक है, तो बोला है द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व्ड इज, ठीक है, तो 20 मोल N है, ठीक है, तो मोल्स ऑफ N2 कितना हो गया, मोल्स ऑफ N2, की वहीं से तो N2 बनेगा। अच्छा, अगर N के मोल 20 है तो N2 के मोल्स कितने हो जाएंगे, 10 मोल। अरे यही 20 N मिलके N2 बनाया है, 10 मोल, तो N2 के 10 मोल हो गए, और वो भी ग्राम्स में पूछा है, तो N2 का मास इंटू 10 करना है, इसका मोलर मास कितना होता है 28 इंटू 10 विच इज 280 ग्राम्स। तो बस सिर्फ इतना याद रखना था कि इसके मोनोमर में नाइट्रोजन होते कितने हैं, एक बार वो आ गया तो बस फिर तो हमें अगर मोनोमर का मोल्स पता है तो नाइट्रोजन के मोल्स आ गए, नाइट्रोजन के मोल्स आ गए तो N2 के मोल्स आ गए, N2 के मोल्स आ गए तो N2 का मास आ गया, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय मोलर मास। इतना ही आसान सा सवाल था, इसका आंसर इज 280। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में 280 कर लिया हमने, अब इसका 13 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रिएक्शन तो खूब सारे हैं, ऐसा लग रहा है जी कितना और परसेंटेज यील्ड की बातें कर दी है। ठीक है, चेक करते हैं, तो बहुत डरने की बात नहीं, पर रिएक्शन देखो तो पहले कितने सिंपल सिंपल से रिएक्शन है। जैसे पहला इन्होंने, मैं पहले x के साथ, ध्यान से देखोगे, x के साथ हमने क्या करा, Br यहां लगाया है और यहां पे ये, ठीक है, इसमें हमने पहले डाला Na ड्राई ईथर और फिर हाइड्रोलिसिस कर दी, तो ये X था तुम्हारा। इसमें जब तुम Na ईथर डालते हो यानी कि वर्ड्स, और हाइड्रोलिसिस करते हो, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये भी हट जाएगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा, मैं पहले अगर सिर्फ मैं स्टेप वाइज कर देता हूं, थोड़ा क्लियरली समझ में आया तुम्हें। वर्ड्स तो ऐसे ही होगा जी, है ना, और इसमें एक ये लगा होगा और इधर भी एक ऑक्सीजन लगा होगा ऐसे, ये। ठीक है, अब इसकी जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे, अब वो तुम एक साइड अलग साइड ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हाइड्रोलिसिस जब करोगे, ठीक है, ये एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, जब इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करी तो हमें कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये CHO, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH आ जाएगा, OH से H2 निकाल के CHO बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये वैल्यू, ये किस चीज की, ये है P, दिस इज P। और बोला है इसकी 100% यील्ड है जी, तो इसका जितना मोल होगा, ठीक है, इसका जितना, आप देखो यहाँ पे देखो, बैलेंस करोगे तो 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल, वर्ड्स में 2 होता है ना, 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल बनाता है, तो इसका 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल बना रहा है। और इन्होंने X के मोल्स दिए हुए हैं शायद, हाँ 16 मोल्स ऑफ X है, तो अगर इसके मोल्स 16 हैं, इसके अगर 16 मोल्स हैं तो इसके बनेंगे 8 मोल्स। क्यों 8 मोल्स? इसलिए नहीं, ये मत सोचना कि 50% इसकी यील्ड तो 100% है। 8 मोल्स फिर क्यों बने? अरे 8 मोल्स इसलिए बने क्योंकि इसके 2 मोल इसका 1 मोल लेता था। ठीक है, अच्छा अब अगला स्टेप इज NaOH एंड H3O प्लस। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें NaOH और H3O प्लस, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है। अब इसमें तो ये कैनिज़ारो टाइप रिएक्शन दिख रहा है मुझे, और अगर कैनिज़ारो रिएक्शन कराओगे तो एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, तो ये COO माइनस Na प्लस टाइप्स बनेगा और ये बन जाएगा CH2OH। और क्योंकि शायद आखिरी में हाइड्रोलिसिस भी करी है, करेक्ट, तो COOH बना दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है।
COOH, ये, और ये किस चीज का होगा? दिस विल बी Q, दिस विल बी Q. बट द मोल्स ऑफ Q, हाउ विल फाइंड द मोल्स ऑफ Q? क्योंकि इस रिएक्शन का जो यील्ड दिया हुआ है इन्होंने, वो दिया है 50%. जो P से Q जाने का यील्ड है वो कितना है? 50%. तो अगर ये 8 मोल है तो इसका कितना बनेगा? 4 मोल्स, ऐसे. ठीक है. अब नेक्स्ट Q आ गया हमारे पास. अब Q से R जा रहे हैं, Q से R. इसके लिए क्या डाला है? NaOH एंड CaO, और दूसरा इज हीट. डीकार्बोक्सिलेशन वाला रिएक्शन याद करो. तो डीकार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन में हमसे ये बनेगा CO2 यहां से निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2OH, ऐसे. ठीक है. ओके. अब इन्होंने बोला है कि इसका यील्ड भी कितना है जी? 50% ही है. अच्छा, तो 4 मोल्स था तो इसका बनेगा 2 मोल. ठीक है. ओके. अब R आ गया हमारे पास. दिस विल बी कॉल्ड एज R. अब आगे R के बाद हम T पे आते हैं जिसमें PbR3 डाला है. तो ये तो खैर आसान सा हो गया. अगर तुमने इसमें PbR3 डाला है ईथर के प्रेजेंस में, तो यहां पे हमने बस Br लगा देना है, CH2Br. दिस विल बी योर T. मोल्स की बात करते हैं. इसका भी यील्ड 50% है तो इसके मोल्स रहेंगे 1 मोल. ये T हो गया. अब उसके बाद S बनाना है. S बनाने के लिए हमने वापस से इसमें क्या क्या डाला देखते हैं. R डाला है और NH डाला है. तो R डाला है मतलब R तो कहाँ गया? ये था R, ये वाला R था. इसका मतलब इसमें हमने ऐड किया ये CH2OH, दिस और NaH. जब तुम R में NaH डालोगे ना तो ये जो H है, H माइनस, ये यहां से H प्लस लेके चला जाएगा और बनेगा देखो क्या बनेगा. ये बनेगा CH2O माइनस. और क्योंकि ये ऑलरेडी है रिएक्टेंट तो इसमें हम प्लस करेंगे दूसरे रिएक्टेंट को, विच इज दिस इज CH2Br. ठीक है. अब ये देखो, दिस इज व्हाट? RX प्लस RO माइनस. अरे ये तो R डैश ही तो बन जाएगा. विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर. याद करो ये रिएक्शन ऐसे ही होगा. तो यहां से हम जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे दैट वुड बी सॉरी एक सेकंड, ये है पे हमने RR लिख दिया है. दिस इज ROR. ठीक है. तो यहां से हमने रिएक्शन बनाना है और यहां से मैं लिखूंगा इसको CH2O CH2 ऐसे. ये ठीक है. तो ये बन जाएगा. अब इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा. ठीक है. इस पूरे कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा क्योंकि क्या पूछा इन्होंने, पहले मोल्स देख लेते हैं. मोल्स कितने बनेंगे. तो जी इसके 1 मोल था टी का और R तो हमने डाला ही था. और इसकी यील्ड कितनी है जी? इसकी यील्ड है 50% फिर से. ठीक है. तो इसके कितने मोल्स बन जाएंगे यहां से? 0.5. ठीक है. अब अगर इसके 0.5 मोल्स बन जाएंगे तो पहले तो मैं ये चेक कर लूँ कि इसके मोलर मास कितनी आएगी. तो इसकी मोलर मास आएगी, देखो पीएच के ग्रुप लगा हुआ है कितना?
एक और एक 2, तो यहां से हम लिखेंगे इसको, मतलब किसी भी एक यूनिट को निकालो और फिर ऑक्सीजन से ऐड कर देना, तो इसका क्या मास होगा, दिस विल बी, मैं लिख रहा हूं यहां पे C6H5 का मास प्लस, यहां से C6H5 आएगा, यहां से आएगा C6H4 का मास, C6H5 C6H4 क्योंकि 2 बॉन्ड यहां जुड़े हुए हैं, और प्लस CH2 का मास। ठीक है, तो यहां से कितना आ रहा है ये जी, कार्बन हो गया है 12, हाइड्रोजन हो गया है 5 और कार्बन 13 हो गए, तो यहां से हो गया कार्बन 13 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 5 और 2, 5 9 और 2 11, आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज 13 into 12 प्लस 11, 156 हो गया, और प्लस 11, तो ये आ गया 167 प्लस ऑक्सीजन का एक मास करना पड़ेगा हमें, 167 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 167 क्योंकि दो होंगे ना ऐसे ऐसे, ये पूरे 2 यूनिट होंगे, दिस विल बी 167 into 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 3 प्लस 16, तो ये आ रहा है 350 आ रहा है, और आंसर जो हमें लिखना है, और क्योंकि 350 ये मोलर मास आ गया, अब बताओ इसके मोल्स कितने थे, 0.5 मोल्स थे यहाँ पे, अरे कुछ नहीं, इसके मोलर मास निकाल लेना बस। ठीक है, लंबा था तो टाइम लगे, 350, तो 350/2 करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मोल्स कितने थे 0.5, तो इसका जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 350/2 विच इज 175। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, प्रोडक्ट तो हमने बना ही दिया था, इसका मोलर मास निकालना है, 1 मोल का मास आ गया, और क्योंकि 0.5 मोल्स गिवन था तो वो 175 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 175। थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट अगर रिएक्शन है इजी सारे, टाइम टेकिंग मान रहा हूँ क्योंकि खूब सारे रिएक्शन है, बट रिएक्शन है इजी सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14। ओके, सो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाली जो कहानी थी इनऑर्गेनिक की, वो थी, अगर किसी को याद हो तो ये जो था, दिस वाज ग्रुप 2, Cu+2 ग्रुप 2 का मेंबर था, याद है, ये कुछ ग्रुप 3 का था, ये कुछ ग्रुप 4 का था, Ba+2 इज ग्रुप 5, लाइन से दे रखा है इन्होंने, और ये हम ग्रुप 6 मानते थे, या कुछ लोग इंडिविजुअल टेस्ट भी लिखते हैं इसको, तो नहीं मानो चलेगा, बट ये ऐसे थे। ठीक है, अब ये याद करो कि किस ग्रुप में हम कौन सा रिएजेंट डालते थे। ठीक है, Cu+2 याद है, ग्रुप 1 में Ag+ हुआ करता था। ठीक है, Ag फिर हम देखते थे ग्रुप 2 में Cu+2, ये इनऑर्गेनिक की क्वालिटेटिव, हमने क्लास में भी ये काम किया था। ठीक है, तो मैं किसी एक ऑप्शन को चेक कर लेता हूं। ठीक है, सो लेट अस से हमने चल पहला ऑप्शन ही देखते हैं, P3। अच्छा, तो वो सोचो ना, पहले ये बताओ कि ग्रुप 1 को यानी Cu+2 को हम किस तरीके से प्रेसिपिटेट आउट करते थे, ये तो सवाल था। तो मैं यहां लिखता हूं ना Cu+2, अगर मैं Cu+2 की बात करूं, ठीक है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट करते थे H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2S से। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2S। ठीक है, तो जो S ये यानी कि Cu+2 को H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2S यानी ये, तो इसका ये हो जाएगा S का 1। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं Al+3। अब Al+3 को जी हम कैसे प्रेसिपिटेट करते थे। ठीक है, तो Al+3 के लिए अगर हम देखें तो NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ये था, तो ये था NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ठीक है, तो ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3। ठीक है, नेक्स्ट इज Mn+2। अगर मैं Mn+2 की बात करूं तो Mn+2 को हम किस तरीके से प्रेसिपिटेट करते थे। ठीक है, तो Mn+2 के लिए हम देखेंगे
H2S in presence of NH4OH, कहीं है H2S in presence of NH4OH, करेक्ट, ठीक है। तो ये होगा H2S in presence of NH4OH। अच्छा याद है हम किसी के सल्फाइड को एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट कराते थे, किसी को बेसिक मीडियम में कराते थे, रीजन बिंग किसी की केस पे ज़्यादा होती थी, किसी की केस पे कम होती थी, वही लॉजिक था जो हम क्लास में किए थे, ठीक है। तो Mn+2 हो गया। उसके बाद ये ग्रुप 4 का मेंबर है। देन वी हैव व्हाट, Ba+2, ठीक है, Ba+2। Ba+2 को हम किस तरीके से प्रेसिपिटेट आउट करते थे, तो कार्बोनेट के प्रेजेंस में करते थे, NH4 होल टू CO3 और ये NH4OH, तो ये हो गया NH4 twice CO3/NH4OH। मीडियम भी बेसिक ही होगा इसका थोड़ा सा, और दिस वाज ग्रुप 5, ठीक है। और आखिरी जो था Mg+2, अगर याद हो Mg+2 के इंडिविजुअल टेस्ट होते थे, इसकी भी कार्बोनेट फॉस्फेट से हम टेस्ट करते थे, और क्योंकि इसमें ऑप्शन में ही इन्होंने डाला नहीं है, Mg+2 के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है, चारों ऑप्शन हमने चेक कर लिया। तो अगर देखा जाए तो H2S यानी Cu+2 का क्या था, ये 4S था, Al+3 के लिए क्या लिखा है, NH4OH और NH4Cl, NH4OH का है ये, तो ये होगा, ठीक है। R का 2 एंड यानी कि R का 2 और S का 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज Mn+2 के लिए H2S और NH4OH, H2S एंड NH4OH, कहीं दिख रहा है, हाँ, H2S एंड NH4OH, तो 1 यानी P हो जाएगा इसके लिए, यानी P का हो गया 3, P का 3, R का 2 एंड S का 1, और Q यानी कि Ba+2 के लिए अगर हम देखें तो वो Ba+2 के लिए कौन सा था, कहाँ गया ये, तो Ba+2 के लिए आ गया ये, करेक्ट, तो ये तो हो गया। इसका मतलब Q का 4, तो Q का 4, P का 3, Q का 4, R का 2, S का 1, ये पहला ऑप्शन ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना बेटा ग्रुप हमने जैसे स्टार्ट किया था, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, जब हम इंट्रोडक्शन करते थे तभी हम क्लास में बताया था मैंने कि जी ग्रुप 1 को हम कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं, ग्रुप 2 कैसे करते हैं। हालांकि उसके बाद और भी बहुत कुछ था, बट ये तो बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया इन्होंने, बिल्कुल पहला क्लास में पहला इंट्रोडक्शन हो रहा था, ये किया था हमने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, 14th का आंसर इज A, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th। ये भी ऑर्गेनिक का सवाल ही है, और मुझे लगता नहीं इसमें रिएक्शन अगर तुम देखोगे तो सारे बहुत इजी रिएक्शन है। तो पहले मैं देखता हूँ कि बनता क्या क्या है पहले टोल्यूइन से। तो फर्स्ट इज टोल्यूइन, मैं पहला का चेक कर रहा हूं। टोल्यूइन से हमने, ये तो स्पेसिफिक रिएक्शन था पहले वाले में, CrO2Cl2, याद करो ये NCERT का भी रिएक्शन है, हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है, क्लास में भी कराया था, एल्डिहाइड बनाने का तरीका था ये CHO, ठीक है पहला। दूसरा अगर मैं देखूं, दूसरे में हम स्टार्ट किया है जी बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड PCl5NH3P4O10, तो पहला इज PCl5, दूसरा इज NH3, तीसरा इज P4O10। तो जब PCl5 डालोगे तो Cl लगेगा, याद करो COCl लगाया था, फिर NH3 डाला था तो ये कुछ CONH2 टाइप्स बन जाएगा, फिर P4O10 डाला था तो डिहाइड्रेशन हुआ था, CN, ठीक है। तो ये बन गया सेकेंड। थर्ड नाइट्रोबेंजीन, ये तो डाइजोनियम वाला रिएक्शन है। नाइट्रोबेंजीन यानी NO2 में पहले हमने डाला FeHCl, तो ये रिडक्शन होगा और NH2 बनता है। फिर हमने डाला
HCl and NaNO2, HCl and NaNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, याद करो, जिसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता था। ठीक है, चौथा इज टोल्यूइन के साथ फिर से रिएक्शन, टोल्यूइन के साथ Cl2 सनलाइट एंड वाटर। तो इसमें क्योंकि हमने वापस से वाटर डाल दिया है तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा CHO, और फिर टॉलेंस डालेंगे तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ये बनता है COOH। फिर हमने डाला है क्या जी, SO2Cl2, SO2Cl2 क्लोरीन लगा देगा, COCl बना देगा। उसके बाद डाला है जी NH3, ये वाला रिएक्शन आगे NH3 पे आकर रुक गए थे अमाइड पे, यहाँ पे यहीं पे रुक जाना है। पिछली बार P4O10 डाल दिया था इसी में, इस बार यहीं पे रुक जाना है, अमाइड बना के सोच रहे हैं। पिछली बार देखो ना, यहाँ से ये P4O10 डाल के CN बना दिया था, यहीं पे रुक दिया इस बार। ऑल राइट, उसके बाद है फिफ्थ एनिलीन का रिएक्शन। एनिलीन, एनिलीन में एसिड एनहाइड्राइड डाला है, ये ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड डालोगे अगर एनिलीन में तो हमने बनाना है NHCOCH3। ठीक है, ये N का लोन पेयर जो है ये यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ से ये निकल जाएगा, ऐसे कुछ हुआ होगा। अब इसके बाद हमने निकाला है क्या जी, HNO3 and H2SO4। और क्योंकि ये थोड़ा सा एक्टिवेटिंग है, स्लाइटली एक्टिवेटिंग, इज नॉट डीएक्टिवेटिंग हम नहीं बोल सकते हैं, तो हम पैरा पोजीशन पे NO2 लगा सकते हैं, ऑर्थो पैरा पे। क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा दिख रहा है मुझे तो मैं पैरा पे लगा देता हूं, सेफ साइड। NO2, उसके बाद एक्वस NaOH हाइड्रोलिसिस करना है। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये बनेगा NH2 और NO2। सारा रिएक्शन हमने लिख दिया। अब ठीक है, अब हमें ये चेक करके बताना है कि कौन सा रिएक्टेंट, मतलब अगर तुम पढ़ो इसको तो बोला है कि लिस्ट 2 में जो भी प्रोडक्ट बने हैं वो इनमें से किसी का क्या है जी, रिएक्टेंट है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा किसका रिएक्टेंट है। तो अब जैसे देखिए इसमें कि P, यानी कि P रिएक्शन में यहां देखते हैं ना, यहां इसका पहले रिएक्शन का क्या बना था। तो पहले रिएक्शन का ये CHO, अब इसमें कौन सा हो सकता है CHO, एल्डिहाइड का रिएक्शन, आई थिंक कैनिजारो। ठीक है, तो इसको मैं कैनिजारो के लिखता हूं, दिस कैन अंडरगो, मैं रेड से लिखता हूं, दिस कैन अंडरगो कैनिजारो। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं सेकंड वाले में, सेकंड का क्या बना है। सेकंड में क्या बना है जी, साइनाइड, साइनाइड बना है ना। तो साइनाइड जो होगा वो इनमें से किसका रिएजेंट होगा, ये तो पूछा है। तो साइनाइड इनमें से किसका होगा, स्टिफेंस, स्टिफेंस हो जाएगा यहां पे। ठीक है, उसके बाद बना है डाइजोनियम। डाइजोनियम तो सैंडमेयर्स देगा, तो अगर तुम डाइजोनियम में देखोगे तो वही सैंडमेयर रिएक्शन जो हम कराते थे हैलाइड लगा के, तो ये सैंडमेयर्स देगा। ठीक है, उसके बाद अमाइड है, तो जो कि बच गया हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये हॉफमैन्स दे देगा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड, हॉफमैन्स ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब जी देखते हैं, यानी कि पहला वाला कैनिजारो दे रहा है, कैनिजारो S पे है, यानी फर्स्ट का S का हो जाएगा 1, मैं इधर लिखता हूं, S का हो गया जी 1। ठीक है, 2 किसका, स्टिफेंस, तो स्टिफेंस कौन सा है, P।
P का हो गया जी 2, ठीक है जी। उसके बाद है सैंडमेयर, सैंडमेयर है हमारा किसका सैंडमेयर है, थर्ड में सैंडमेयर आया है, और Q, तो Q का हो जाएगा जी 3, ठीक है। और इसका आ गया है हॉफमैन, यानी 4 में हॉफमैन्स आया है, 4 है R, तो R का हो गया जी 4, तो यानी कि P2 Q3 R4 एंड S1, ये हमारा आंसर है। और क्योंकि आखिरी वाला रीजन की 4 ही थे इधर, 5वां था ही नहीं, तो आखिरी वाला तो इनमें से कुछ नहीं दे रहा है और ऑप्शन भी हमें मैच नहीं कर रहा, तो ये जो है P2 Q3 R4 एंड S1 कौन सा है, ये बी। फिर से मैं बोलूंगा लेंदी था, बट रिएक्शन सारे इजी थे, रिएक्शंस मैंने सारे लिख दिए यहाँ पे, देख लो, ठीक है। ऑलराइट, तो अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें अब ये जो है ना, ये टेस्ट्स हैं, ठीक है। ये टेस्ट अब याद करो, हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी थोड़े बहुत टेस्ट पढ़े थे, और ऐसे भी हम सबके, जैसे फिनॉल के टेस्ट पढ़ लिया, बायोमोलिक्यूल्स में कुछ अमीन्स के, अल्फा अमीनो एसिड्स के टेस्ट, ये सभी देखा था। तो अब इसमें देखते हैं कि ये जी क्या होगा, ये किसका होगा। तो रिएक्शन विथ फिनाइल डाइजोनियम, रिएक्शन विथ नीनहाइड्रीन टेस्ट, नीनहाइड्रीन टेस्ट अल्फा अमीनो ग्रुप है तो दे सकता है ये, बिल्कुल अमीन है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, और बोला है एंड इट रिएक्ट्स FeCl3 टू गिव वॉयलेट कर। FeCl3 से कौन रिएक्ट करता है, फिनॉल, फिनॉल होना चाहिए। अगर तुम चेक करोगे ना ऑप्शन को अच्छे से, तो चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही में है फिनॉल लगा हुआ, P, तो इसका तो 2 ही होगा, P का तो 2 ही होगा, तो आंसर तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये और ये तो आंसर नहीं हो सकता, इट हैज टू बी, सॉरी, ये और P का क्योंकि 2 ही होगा, तो आंसर हैज टू बी B और D, ठीक है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। इसमें Q के लिए क्या होगा, Q को हमने बोला है क्या इसमें फिनॉल है, इसमें फिनॉल तो नहीं है, ठीक है। अब मैं Q का ऑप्शन 5 चेक करूंगा या Q का 1 चेक करूंगा, ठीक है। और 1 में देखिए तो रिएक्शन विथ फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये इसके साथ फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट, और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, Q का 5 देखते हैं। आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव नीनहाइड्रीन टेस्ट एंड डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलीन टेस्ट, ठीक है। तो फिर से वही कहानी कि इसमें अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूं, ठीक है, इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या मुझे अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा, हाँ जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहां से अगर तुम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये पूरा यहां से टूट जाएगा, ठीक है। NH2 यहां से, जैसे हमने यहां पे करते हैं, देखते हैं ना, तुम्हें देखना है अल्फा अमीनो एसिड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं तुम्हें। मैं सारे ऑप्शन को नहीं करूंगा ऐसा, बट इस ऑप्शन के लिए मैं दिखा देता हूं। जैसे ये NH है, यहां से लगा है कार्बन, जिस पे लगा है जी डबल बॉन्ड O, और इस पे लगा है CH3, ऐसे यहां पे लगा है जी डबल बॉन्ड O, यहां पे लगा है NH, ये IIT की आदत है, ये कई बार बायोमोलिक्यूल के ऐसे स्ट्रक्चर गंदे से बना के दे देते हैं, बट फर्क नहीं पड़ रहा, तुम शांति से अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O और N, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मैं दूसरे पेन से करता हूँ, ये वाला बॉन्ड टूटेगा एक बार, C डबल बॉन्ड O N, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, C डबल बॉन्ड O और N, और तो कुछ नहीं है। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ OH आ जाएगा, वो अलग बात है। तो देखते हैं क्या क्या बनेगा। इसमें सबसे पहला जो बनेगा वो तो यहाँ बेंजीन है, यहाँ कार्बन है ना, और ऊपर आ जाएगा NH2, ठीक है। यहाँ से ये CH3COH बन जाएगा, प्लस CH3COOH, वो तो बन जाएगा ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं नीचे, कार्बन डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। तो COH और NH2 बंद हो गया अल्फा अमीनो, वही मैं यहाँ पे करके दिखा रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये बंद हो गया बिल्कुल, NH2 और COH ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये तो सही है। तो Q का 5, ठीक है, वैसे तो आंसर आ गया, बट हम आगे भी चेक कर लेते हैं। R का जैसे ये है, ये डाइजोनियम वाला रिएक्शन देगा, येलो डाई बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये तो हाइड्रोजन वाला ही रिएक्शन है, NH2 हाइड्रोजन है इसमें, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब हो गया P का 2, Q का 5, R का 1 और S का
3। सिंपल। क्लियर है ये कहानी सबको? ठीक है, तो ये हमारा 16th क्वेश्चन था। अगर तुम देखोगे ना बेटा तो ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस आसान थे बट थोड़े लेंदी था। ठीक है, इनऑर्गेनिक से जो आ गया था वो बहुत ज्यादा ही मतलब याद करने वाले क्वेश्चंस थे, बट ऐसा भी नहीं था कि एकदम ही तुम मतलब ऐसा कुछ पूछ दिया कि एनसीईआरटी किसी छोटे से कोने से पूछ दिया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ही पूछी गई है। तो क्वेश्चन इजी था, पूरा क्वेश्चन इजी बोलूंगा मैं। कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, हाँ मैं मानूंगा। ठीक है, बट अगर तुमने थोड़ा भी अच्छे से क्लास और एनसीईआरटी में पढ़ लिया होगा ना तुमने, तो हो जाएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स भी लाए जा सकते थे, ऐसा था ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारे तरफ से इतना ही। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और अगर किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। बाकी जो बच्चे वीएमसी में पढ़ते हैं उनको समझ में आ ही रहा होगा, वो अपने टीचर से कांटेक्ट करें प्लीज़, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।